दोस्तों, BSN बिल्कुल सटीक न्यूज़ में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम तरह तरह की टॉपिक्स पर आपके लिए पॉडकास्ट पेश करते रहते हैं और आज हम एक ऐसे विषय पर पॉडकास्ट करने जा रहे हैं जिसमें बहुत बड़ी फैटर्निटी इफ़ेक्ट करती है और एक सेंसिटिव मुद्दा है। फिल्म और विवाद तो पर्यायवाची शब्द है। फिल्मों के साथ विवाद अक्सर जुड़ा रहता है और एक फिल्म जिसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत जल्द नवंबर में रिलीज़ होने वाली है और वो हमारी एक भावनाओं को छूती हुई फिल्म है। हमारी सैनिकों की वीरता को की गाथा की एक फिल्म है और उस फिल्म के टाइटल को लेकर थोड़ा सा विवाद है और विवाद क्या है वो आज हमारे मेहमान बताएंगे, हमारे गेस्ट आपको रूबरू कराएंगे और हमारे गेस्ट भी उसी फ्रेटर्निटी से आते हैं। एक आर्मी के रिटायर्ड मेजर हैं और देश सेवा इनके रग रग में है और क्यों ना हो, क्योंकि अहिरवाल जो वीरता के लिए जाना जाता है, अहिरवाल के सैनिक समय समय पर बहुत सारी वीर गाथाओं लड़ाइयों में अपना योगदान दे चुके हैं और ऐसा ही एक बहुत बड़ा इंडो चाइना 1962 के युद्ध में एक बहुत बड़ी वीरता की कहानी थी, जहाँ जिसे हम सब लोग जानते हैं। उनके अहिरवाल में यहाँ स्मारक भी है, गुड़गांव में भी स्मारक है। रेजांगला घाटी की वो वीरता की कहानी है और उसमें उन वीर सैनिकों की कहानी, मैं कहानी पे ज़्यादा नहीं आऊँगा क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान हैं वो मेजर TC राव हैं। मैं उन्हें आपका परिचय करा देता हूँ। मेजर TC राव से जानेंगे कि आखिर ये जो फिल्म आ रही है फरहान अख्तर की, इसमें जो टाइटल है 120 बहादुर, तो ये विषय क्या है और विवाद का है। हालांकि अगर मामला सेंसिटिव ही मान लिया जाए क्योंकि फिल्म जगत से मेजर TC राव का भी नाता है, इनकी पुत्रवधू भी फिल्म जगत से आती है और उसके बाद भी विवाद है तो बिल्कुल भावनाओं को छू रही होगी। मेजर TC राव, आपका स्वागत है BSN पॉडकास्ट स्टूडियो में। सो मच। और मैं पहले सिर्फ चर्चा को यहाँ से आरंभ करना चाहूँगा कि आखिर ये टाइटल में विवाद क्या है। थैंक यू सर। BSN का मैं धन्यवाद करता हूँ कि हम पूर्व सैनिकों का, शहीदों के मान सम्मान की जो लड़ाई चल रही है उस पर आपने प्रकाश डालने की कोशिश की आज और मुझे बुलाया आपने स्टूडियो में। सर, ये दुनिया को पता है कि दुनिया की पहली 8 लड़ाइयों में से हिंदुस्तान की 2 लड़ाई उसमें रजिस्टर्ड हैं। पहली बैटल ऑफ सारागढ़ी और दूसरी रजांगला की लड़ाई 1962 हिंद चीन युद्ध के दौरान ये हुआ था जी। सर, बैटल ऑफ सारागढ़ी पे केसरी मूवी बन चुकी है जिसमें 21 सरदार थे जी, जिन्होंने 1300 अफगानियों को रोक दिया था। सारागढ़ी किले में नहीं घुसने दिया जब तक कि सारे लोग अपनी जान गंवा नहीं पाए, शहादत नहीं दे दी। यस, एक बहुत बड़ा उदाहरण था साहसिक सामूहिक बलिदान का जी। दूसरे नंबर पे आती है रजांगला की लड़ाई 1962 की, जब हिंदुस्तान बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड था जी। इस पे मैं पुस्तक भी रजांगला युद्ध में पुस्तक लिख चुका हूं जी। और 1962 इंडो चाइना युद्ध के ऊपर मेरा पुस्तक पे काम चल रहा है अभी जी। तो रजांगला एक पास है, वहां पे 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी को वहां पे डिप्लॉय किया था भारतीय सेना ने जी। मैंने कहा कि हम अनप्रिपेयर्ड थे। उसमें मेजर शैतान सिंह का क्या? मेजर शैतान सिंह इसके कंपनी कमांडर थे। कंपनी कमांडर, हाँ, मेजर शैतान सिंह चार्ली कंपनी कमांडर थे, मेजर थे, यंग ऑफिसर थे। कर्नल HS धिंगड़ा इसके कमांडिंग ऑफिसर थे, लेफ्टिनेंट कर्नल HS धिंगड़ा, जिनके भी हाल ही में मृत्यु हुई है। और इसके बगल में उनकी एक और कंपनी थी जिसके मेजर जटार, जिसके कंपनी कमांडर, जो 13 कुमाऊं की कंपनी, 2 कंपनियां लगा रखी थी। जब पता लगा कि चाइना की बहुत लंबी स्ट्रेंथ वहां से चलती आ रही है तो कमांडिंग ऑफिसर ने ब्रिगेड कमांडर से बात की। ब्रिगेड कमांडर बोला कि इस कंपनी को वापस बुला लो आप, क्योंकि बहुत भारी मात्रा में दुश्मन आ रहे हैं और ये केवल 120 लोग हैं, कैसे उनको संभाल पाएंगे? वो लगभग 3000 के, वो कई जगह आंकड़े अलग अलग है, मैं तो अभी रिसर्च कर रहा हूँ जी। संख्या 4500 की थी
जी जो लाइनअप कर रखे थे उन्होंने। जी 4,500 आर्मी डिप्लॉयड थी, उन्होंने अलग अलग जगह पर अटैक पे जाना था, जी लेकिन वो सारे चार्ली कंपनी के साथ ही उलझ गए। जी पहला अटैक उनका लगभग सुबह 4:30 बजे हुआ 18 नवंबर को, 18 नवंबर 1962। 1962 को। जी जब मेजर शैतान सिंह को हुक्म मिला कि वापिस आ जाओ, उन्होंने जवानों से कहा, जवानों ने मना कर दिया, बोला साहब हम अपनी माँ का दूध नहीं ले जाएंगे और हम वापिस नहीं जाएंगे, हम यहीं लड़ेंगे। बोला बहुत भारी संख्या में है, उनके पास में ऑटोमेटेड वेपन से, बोला कोई बात नहीं। जबकि उन्हें पता था कि जान गंवानी पड़ेगी। उनको पता था, सबको पता लग गया था कि तुम बच के नहीं जाओगे। फिर भी वो बोले कि नहीं साहब, छाती में हम गोली खा लेंगे, हम यहां से जाएंगे नीचे, वो पीछे से हमारे पीठ पे फायर करे, वो हमें मंजूर नहीं है। चलो साहब, पहला अटैक आया। पहला अटैक पूरी जो उनकी एक बटालियन आई, एक बटालियन को इन्होंने बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसमें से 400-450 पहले अटैक में ही उनके मर भी गए और कुछ लोग घायल हो गए। चाइना के दूसरी बटालियन, दूसरा अटैक फिर आया। प्लेटून 7 थी, 7, 8, 9 चार्ली कंपनी में 7, 8, 9 प्लेटून थी। नायबसदार सुरजाराम कंपनी कमांडर, प्लेटून कमांडर थे। नायबसदार सुरजाराम की प्लेटून में लगभग 25 के लगभग आदमी होते, 25 से 30 आदमी होते हैं। जी जी। तो सुरजाराम साहब ने अपनी प्लेटून को ऑर्डर दे दिया कि भाई पीछे मत झुको, अभी इनको रगड़ दो जो सामने आते जाते हैं। जी। उनकी एमएमजी थी, मोटर प्लेटून थी, वहां से सपोर्ट मिली। आधुनिक हथियार थे, हमारे पास आधुनिक हथियार नहीं थे, उस वक्त उनके पास थे, उनके पास उस वक्त के। हाँ, लेकिन हमारे पास ना आत्मबल था, हमारे जवानों के पास में। एक भाई हम भारत माता के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, देशभक्ति का जज्बा। हाँ, चाइनीज जो थे वो दिल से कमजोर थे, लेकिन हथियार बहुत थे उनके पास में, अम्यूनिशन बहुत था उनके पास में, ठंडे कपड़े, सर्दी से बचने के लिए बहुत अच्छे कपड़े थे हमारे पास, पूरे साजो सामान के साथ। हाँ, तो एक के बाद में एक अटैक आते गए, ये लोग उनको न्यूट्रलाइज करते गए। फिर 8 प्लेटून के ऊपर आ गया, फिर 9 पे आ गए, यानी कुल मिला के 8 अटैक किए उन्होंने जी। हमारे 120 जवानों के खिलाफ, जिसमें से हमारे 4 जवान जख्मी हो गए, उनको वो बंदी बना के ले गए चाइना वाले। 2 जवान पहले ही मेजर साहब ने भेज दिया था, नीचे जाओ, आप कमांडिंग ऑफिसर को बोलो कि और टूट गया था, और बटालियन भेजे। आखिर और भेजे, आर्टिलरी का भेजे, बटालियन कंपनी हमारी बहुत बहादुरी से लड़ रही है, ये आपको जाके सीईओ को बताना पड़ेगा। तो 2 लोग चले गए थे उनको सीईओ को बताने के लिए। तो सब ये लगभग 4 घंटे लड़ाई चली और 4 घंटे में 4 लोगों को हमारे को बंदी बना दिया। हमारे 114 लोग वहीं पे शहीद हो गए। किसी के भी, जब मार्च के महीने में 3 महीने बाद में लगभग, जब उनकी डेड बॉडी रिकवर हुई, बर्फ में दबे थे वो, तब हर आदमी की छाती में गोलियां लगी, किसी के पीठ में गोली नहीं मिली। लगभग 90% जवानों के हाथ राइफल के ट्रिगर पे मिले, ऐसे के ऐसे गोली लगी, यही की यही सेम पोजीशन में, ठंड के कारण पे बॉडी उनकी वैसे ही रही, बर्फ में दब गए थे वो। जी जी। उसके बाद में पता लगा कि इतने बहादुरी से ये लड़े हैं। तब तक तो इन्होंने मिसिंग के टेलीग्राम सबके घर में भेज दिए थे, हमारे हिंदुस्तान के पास में कोई खबर नहीं थी। बिकॉज 2 आदमी जो खबर करने आए थे वो पहले आ गए थे, उनको नहीं पता था। 4 घायल बंदी बन गए, 4 बंदी बन गए, बंदी बन के छूट करके आए, उन पर यकीन नहीं किया गया कि जो तुम बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। और टेलीग्राम बाकी 114 के सबके घरों में टेलीग्राम भेज दिया गया कि मिसिंग इन एक्शन। चलो साहब, जब डेड बॉडियां मिली, उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के भी लोग थे, इंडियन आर्मी के भी लोग थे, प्रेस को भी साथ लेके गए थे लोग। तब एक जो नर्सिंग असिस्टेंट था, उसके हाथ में राइट हैंड के अंदर उसके मॉर्फिन का इंजेक्शन और लेफ्ट हैंड में उसके पट्टियां, मतलब उसने जख्मी लोगों को सबको कोशिश की ट्रीट करने की। तो सब बहुत बहादुरी से लड़े। सरकार ने इनको 8 वीर चक्र, 1 परमवीर चक्र, 4 लोगों को सेना मेडल और 1 को गैलेंट्री अवार्ड, जिसको हम बोलते हैं मेंशन इन डिस्पैच, ये टोटल इनको तगमे दिए जी। सब आज के अगर इतिहास, आज के जो डेटा, आज के जो पैमाना है हमारा परमवीर चक्र देने का, उस पैमाने को अगर मैं देखूं, मैंने रिसर्च की है,
बुक लिखी है इसके ऊपर, मैंने 25 साल लगाए इस तो आपका कहना है विषय के ऊपर। सबको मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूं इसमें 9 परमवीर चक्र मिलने चाहिए थे, क्योंकि सारागढ़ी में 21 सरदार थे, 21 लोग शहीद हुए थे, 21 के 21 को परमवीर चक्र के बराबर ब्रिटिश सरकार ने दिया, जो उनका हाईएस्ट अवार्ड था वो उनको दिया था, गैलेंट्री अवार्ड। तो हमारे इनको भी 9 इसमें परमवीर चक्र, 19 महावीर चक्र मिलने चाहिए थे, 44 वीर चक्र, 114 के 14 लोग वीरता पुरस्कार के हकदार थे। जो जख्मी हो गए थे उनमें 4 को मिला है, जो बंदी बना लिए थे, जिसमें एक कैप्टन रामचंद्र थे जो उस टाइम पे नायब सरदार थे, जो सीनियर मोस्ट थे कंपनी कमांडर के बाद में, एक नायब सरदार निहाल सिंह जो अब भी जिंदा है, निहाल सिंह जी। तो रामचंद्र साहब 3 साल पहले मर गए, इनको भी गैलेंट्री अवार्ड मिले। 2 और जो थे बंदी बनाए थे उनको 4 गैलेंट्री अवार्ड मिले। तो 114 के 14 को मिलने चाहिए थे, पर हुआ क्या, इस युद्ध में हम हारे थे, भारत की हार हुई थी, क्योंकि भारत अनप्रिपेयर्ड था जी। नेहरू जी ने आर्मी कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस होती है हमारे हर साल में एक बार, उस युद्ध के बाद में एक रिव्यू करने के लिए बैठक बुलाई कि भाई हमारी क्या कमियां रही, क्या कमी के कारण हम ये युद्ध हारे हैं, कैसे अपनी आर्मी को अपग्रेड करें, कैसे हम आर्मी को एनलार्ज करें। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसे रेफरेंस देते हुए कह दिया कि यार देखो, इस युद्ध को हम हारे हैं तो आर्मी वालों ज्यादा इसका प्रचार मत करना। उन्होंने कहीं उस मीटिंग में कह दिया, उसको ये लोग गलत समझ गए हमारे आर्मी कमांडर्स, और इन्होंने सोचा कि भाई ये कह रहे हैं कि प्रचार मत करना, तो अब हम इनको ज्यादा गैलेंट्री अवार्ड दे देंगे तो ज्यादा प्रचार हो जाएगा। जबकि ये तो युद्ध के बिल्कुल 15 दिन के अंदर मीटिंग हुई थी और 3 महीने बाद में इनकी साइटेशन लिखी गई। मेजर साहब, ये तो पूरे युद्ध की कहानी होगी। मैं आपको फिर दोबारा से उस मेन विषय पे लेना चाहूंगा कि जो फिल्म बन रही है 120 बहादुर, बिल्कुल, ये क्या विवाद है? उस पे बताता हूँ आपको मैं। देखो, हमारे समाज की मांग थी कि भाई इस पे हम एक मूवी बनाएं। तो मेरी पुत्र वधू एक विजय भाटोटिया जी हैं, वो एक रवि यादव, हमारे रवि पिक्चर्स बॉम्बे में है वो राजपाल यादव को हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू लिया। एक आनंद कुमार और प्रोड्यूसर, जिसके अंदर मेरी पुत्र वधू 2-3 मूवीज बनाई थी। सायली भगत भी उस मीटिंग में थी। हमने मीटिंग की कि भाई कैसे इस पे मूवी, बात ही चल रही थी। हमने अक्षय कुमार से भी बात चला रखी थी और भी कई प्रोड्यूसर से बात चला रखी थी। तब तक रजनीश घई ने ये अनाउंस कर दिया। अच्छा, हाँ, 2022 के लास्ट में इसने अनाउंस कर दिया कि भाई मैं बैटल ऑफ हजांगला पे मूवी बनाऊंगा। टाइटल डिक्लेयर नहीं किया कि 120 बहादुर नाम होगा उसका या क्या होगा। मैंने संपर्क किया, इमीडिएटली नंबर लिया उसका, मैंने संपर्क किया, मैंने जो मटेरियल था मेरे पास वो भेज दिया। लेकिन उसका भाई भी कुमाऊं रेजिमेंट में ही आज लेफ्टिनेंट जनरल के पद पे है, राजीव घई। मेरे को लगता है मटेरियल उनसे मिल गया होगा और उन्होंने उनको इंस्पायर किया होगा कि इस लड़ाई पे तू मूवी बना, बहुत लड़ाई और फिल्म बन चुकी है, तू क्यों नहीं बना रहा इसके ऊपर। जो मुझे पता लगा, रजनीश घई ने उससे पहले इंडिपेंडेंटली 1 या 2 ही मूवी बनाई, ज्यादा तजुर्बा नहीं था उनके पास में। धाकड़ मूवी उन्होंने बनाई थी, जो मुझे पता लगा। तो उन्होंने अनाउंस कर दिया। यहाँ पे प्रोटोकॉल है कि जब एक बार पिक्चर कोई भी टाइटल अनाउंस कर देता है कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर, तो दूसरा कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर उस टाइटल को नहीं उठाते, वो वहां रजिस्टर्ड हो जाता है कि भाई फलाने आदमी वो बनाएगा, उस पे उसका कॉपीराइट हो जाता है। यस। तो सर, ये काफी मेरी वार्तालाप होती रही। मैंने इसको ऑफर भी किया, हालांकि लोगों ने बहुत गलत लिया मेरा कहने का मतलब। मैं बोला यार, मैं कुछ पैसा भी लगा दूंगा, मैं टेक्निकल सपोर्ट दूंगा, आपको फौजी ऑफिसर दे दूंगा फ्री में। जी। आपके टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए लड़ाई का सीन क्रिएट करने पड़ते हैं। जी। फौजियों के टेक्नीशियन की जरूरत पड़ती है वहां, मैं वो भी दे दूंगा। मैं जब हमारे पूर्व सैनिक भी आ जाएंगे एक ग्रुप दिखाने के लिए, कुमाऊं रेजिमेंट के चार्ली कंपनी से रिलेटेड भी हैं, जो बाकी 13 कुमाऊं के लोगों को वहां ले जा खड़ा कर दूंगा। तेरी जो कहेगा मदद करूंगा मैं, लेकिन भाई इस पे तू काम करना शुरू कर। और मैंने कहा कि मेरी पुत्र वधू, हालांकि उसने मूवी छोड़ रखी है शादी के बाद में, मैं बोला उसको भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेगी तेरे इस मूवी के अंदर, किस भी फॉर्म में तेने उनकी सेवा लेनी हो वो आपकी मदद करेंगी। जी। एक लेमैन, मुझे नहीं पता था,
पिक्चरों के बारे में ज्यादा, लेकिन एक बहुत ज्यादा इमोशनल होकर के, क्योंकि मेरा अटैचमेंट है इस मूवी से जी, इस युद्ध से खासकर, और इस युद्ध से इंस्पायर होकर फौज में गया था मैं, कुमाऊं रेजिमेंट में ही मैं गया था और उनके लिए मैं काम कर रहा हूं अभी तक। तो उन्होंने बोला नहीं ठीक है साहब, जरूर बताऊंगा, जरूरत पड़ी तो आपको बताऊंगा मैं। ऐसी हमारी 2-4 बार बात हुई, कहता रहा वो। फिर मुझे अभिषेक दुधैया जी है जिन्होंने अभी भुज पिक्चर बनाई थी, उनका मेरे पास कॉल आता है एक दिन कि सर ये आपके रजांगला लड़ाई के ऊपर रजनीश घई जी टाइटल बुक करके बैठ के काम तो कर नहीं रहे वो, क्यों नहीं सर मैं इस पे बनाऊं। मेरे पास गुड़गांव मेरे ऑफिस में आ गए, तो मैंने भी हाँ कह दिया, ठीक है इसमें मैं भी एक अपना अमाउंट उसमें आपको मदद करूंगा पैसे के रूप में, हम दोनों पार्टनरशिप बनाएंगे, चलो जो धन इकट्ठा करना होगा उसमें मदद करूंगा आपकी जी। तो ये खुद जोधपुर गए, जोधपुर जाकर के उनके बेटे से मिले, नरपत सिंह जी से, मैंने नंबर अवेलेबल कराया उनका, उनसे बात की कि भाई ये मूवी मैं बनाना चाह रहा, तो बोला जी मेरे से पहले वो एग्रीमेंट कर चुके हैं रजनीश घई जी, और अभी उसका 1 महीना बाकी है, मेरी एग्रीमेंट खत्म हो जाएगी। फिर अगर उस दिन तक मूवी बनाना शुरू नहीं करते हैं तो मेरी एग्रीमेंट खत्म हो जाएगी, फिर मैं आपसे साइन कर सकता हूं। वो वापस आए मेरे पास, फिर मीटिंग की, मेरे ऑफिस में आए। इसमें नरपत सिंह जी का क्या रोल? नरपत सिंह जी बेटा है उनका, मेजर शैतान सिंह का। मेजर शैतान, जोधपुर में मेजर शैतान सिंह भाटी जी का वहां गांव है, और मेजर शैतान सिंह का बेटा नरपत सिंह जी। तो नरपत सिंह जी से वो एनओसी लेके आ गए, उनको 101 रुपए का चेक दिया उन्होंने, और बाकी क्या लेन देन हो मुझे कुछ खबर लगी, बट नरपत सिंह जी इस बात को मना करते, मेरे से मुलाकात को सब मैंने कोई उनसे पैसा नहीं लिया, एग्रीमेंट होगी उनसे। तो जी ये भागदौड़ के अंदर फिर इन्होंने लद्दाख हम पहुंच गए, मेरे एक फ्रेंड तो उन्होंने बताया वो टीम आ गई है। उस 1 महीने में इनको पता लगा कि अभिषेक दुधैया भी इसमें जा रहे हैं, अगर तुम नहीं शुरू करोगे तो टाइटल छिन जाएगा तुमसे, और वो शुरू कर देंगे। तो इन्होंने लद्दाख के अंदर जाकर के काम शुरू कर दिया। मैंने सब सितंबर 2024 में इनके पास चिट्ठी भेजी है, जब मुझे पता लगा कि भाई नरपत सिंह जी के वहां पे एग्रीमेंट हुई है, उनसे एनओसी ली है, कुछ लेन देन भी हुआ है, ये मुझे पता लगा, और आगे का प्रॉफिट शेयरिंग के लिए भी कोई बात हुई है। तब मैंने इनको चिट्ठी लिखी शहीद फाउंडेशन की तरफ से, रजनीश घई को, फरहान अख्तर को, और एक सिंधु वानी जो इनके पार्टनर प्रोड्यूसर है, जो को प्रोड्यूसर, कि साहब आपने अकेले मेरे शैतान सिंह से एनओसी ली है, इसमें 8 वीर चक्रा भी है, 4 सेना मेडल भी है, और 1 मेंशन डिस्पैचर, बाकी भी शहीद के परिवार है जी। कम से कम इनसे तो आप और ले लो, और जो एग्रीमेंट आपने तय की है नरपत सिंह जी के साथ में, वो इनके साथ भी तय करो। मैंने 1 महीना वेट की, कोई जवाब नहीं आया। नवंबर 2024 में फिर मैंने लीगल नोटिस भिजवाया इनको, मेरा अपना कंपनी का एडवोकेट है जी, उनसे मैंने लीगल नोटिस भिजवाया। 10 दिन के अंदर जवाब आ गया, इंटरिम रिप्लाई, कि भाई हम डिटेल्ड में आपको जवाब बाद में देंगे, पर ये हमारी इंटरिम रिप्लाई है कि हमें अभी कोई जरूरत नहीं पड़ी उनसे एनओसी लेने की, ऐसा उन्होंने लीगल नोटिस जवाब में कहा। फिर डिटेल्ड में वो लीगल लैंग्वेज में पूरा ड्राफ्ट करके उन्होंने नोटिस का जवाब दिया। उसमें उन्होंने कहा कि भाई हमें जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी, अगर जरूरत पड़नी होती तो हम जरूर लेते, और हमने एक की जरूरत थी वो हमने ले लिया। फिर कोई ऑप्शन नहीं था, क्या करते, हमने सोचा कोर्ट में जाएं। अब कोर्ट में जाएं कैसे, हमारे पास कुछ प्रूफ होना चाहिए। फिर ये 5 अगस्त को इन्होंने टीजर रिलीज किया इस मूवी का, 120 बहादुर टाइटल। हालांकि पहले हमने सुन लिया था, ये एक आध बार उन्होंने इंटरव्यू में कहीं कहा था तो जिक्र आ गया था, सोशल मीडिया पे हमें मिल गया था ये 120 बहादुर। मगर जब तक कुछ आता नहीं हम कैसे बिलीव करें। 120 बहादुर का टीजर आया, 2 मिनट का टीजर, सबने देखा। उसमें कहीं पे भी अहीर यादव का कोई जिक्र नहीं है। ये सब मुझे ही नहीं, हजारों लोगों ने देखा, सबका ही ओपिनियन टीजर को देख ये निकला कि भाई वास्तव में इन्होंने हमारी वीरता को, हीरो के बलिदान को छुपा दिया। फिर सब बात मैंने उनको फोन व्हाट्सएप किया, 6 अगस्त को शाम को मैंने व्हाट्सएप किया उनके पास जी, रजनीश घई के पास में, कि रजनीश घई जी जिसका मुझे 2-3 साल से जो चिंता थी मुझे, वही आपने कर दिया
कि आपने अहीरों के बलिदान को बिल्कुल नहीं दिखाया इसमें, तो ये ठीक नहीं है। आप उनसे भी एनओसी लेते, उनका भी दिखाते आप। उनका जवाब आया कि नहीं ये तो टीजर है, इसके ऊपर मत जाओ, आगे मूवी आने वाला है, उसमें आप देखना, हमने न्याय किया है अहीरों के साथ में। चलो, मैंने इमीडिएटली वो हमारे जनरल सतवीर यादव कुमाऊं रेजिमेंट के ही है, उनके पास भी तो मैंने मैसेज भेज दिया, फॉरवर्ड कर दिया। रजनीश घई जी ने नेक्स्ट डे वो मैसेज डिलीट कर दिया। वहां से मेरा शक और डेवलप हुआ और मैंने एडवोकेट से जाके फिर मीटिंग की। रणवीर सिंह यादव जी हैं, अजीत यादव सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, हमने 4-5 एडवोकेट बुलाए, उनसे हमने मामले को डिस्कस किया कि भी कैसे करें इसको। ये तो वास्तव में इन्होंने पिक्चर में थोड़ा बहुत तो कुछ दिखाते हैं, टीजर के अंदर अहीरों का, यादव का कुछ नहीं दिखाया। इसका मतलब जो हमें शक है वो हमारा शक सही है। तैयारी हो गई जी पिक्चर के ऊपर एक पेटिशन डालने की सुप्रीम कोर्ट में। इन अ मीन टाइम इन्होंने मीटिंग बुलाई 18 तारीख की, इस पे अहीर का जजमेंट का जो धरना स्थल है वहां पे गए। हम लोगों ने सलाह करी कि 22 को हम ज्ञापन देंगे सब जगह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, दादरी, झज्जर, रोहतक, सब जगह, गुड़गांव, सब जगह हमने डीसी को ज्ञापन दिए राष्ट्रपति के नाम पे। हमारी मैं बीच में रोकना चाहूंगा, हाँ। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे दोस्तों, फिर ये चर्चा जारी रखेंगे। प्रॉपर्टी खरीदनी हो या करना हो फ्यूचर के लिए सिक्योर इन्वेस्टमेंट, हम हैं आपके साथ। प्लॉट, फ्लैट और लग्जरी अपार्टमेंट, सब कुछ मिलेगा हमारे पास। फ्यूचर प्रॉपर्टीज, परिवार का भरोसा और इन्वेस्टर्स की पहली पसंद। आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज्ड टेलरिंग सर्विस, ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। तो इंतजार कैसा, आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर। ब्रेक के बाद फिर आप BSN में आपका स्वागत है। हम अपनी बात जारी रखेंगे डॉक्टर TC राव, मेजर TC राव जी से। वो बता रहे थे कि किस तरह ज्ञापन देने के बाद रजीश ने एक एक करके लोगों को बुलाना शुरू कर दिया और उसके बाद वो अपनी बात कंटिन्यू रखेंगे। और मैं पूछना चाहूँगा कि इसके साथ ही मैं अपना रोल ख़त्म करना चाहूँगा कि आगे उनकी इस पूरे मुहिम में वो क्या करने जा रहे हैं और क्या संभावनाएं दिख रही। सर, उन्होंने होटल ताज पैलेस में कैप्टन रामचंद्र जो जीवित हैं, 2 लोग जीवित हैं, निहाल सिंह, उन दोनों को बुलाया और उनसे एनओसी ली। मुझे पता लगा एक आध और शहीद को बुला करके सोनीपत से धर्मपाल सिंह दहिया, वीर चक्रा, उनके परिवार को बुलाया। अब उनको बेचारों को नॉलेज नहीं है जी। और मुझे पता लगा कि उनसे भी एनओसी ले ली जी। बाकी को उन्होंने टच नहीं किया जी। अब जब हमें ये पता लगा तो 7 तारीख को यहाँ पे बहुत बड़ा एक यहाँ पे धरना दिया था हमने खेड़कीदोला में ही। उसमें 2 चीजें तय हुई। पंचायत ने डिसीजन लिया कि भाई 2 मांग है हमारी। पहली मांग कि इस टाइटल को चेंज करके 120 बहादुर की बजाय 120 वीर अहीर करें। दूसरा, इस पिक्चर को 21 नवंबर से पहले जो उन्होंने रिलीज की डेट दी है उससे पहले शहीदों के परिवारों के सामने और हम सबके सामने जो इसमें एक्टिव लोग हैं जो न्याय मांग रहे, उसका एक प्रीमियर किया जाए। हाँ, प्रीमियर किया जाए, दिखाया जाए। उसी के लिए हमारी तैयारी अभी हो रही, सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन डालने के लिए। हमने RTI डाल रखे आर्मी हेडक्वार्टर में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, इंफॉर्मेशन लेने के लिए। शहीदों के परिवारों से हमने ऑथराइजेशन ले लिया है। उन्होंने शहीद परिवार कल्याण फाउंडेशन को ऑथराइज कर दिया कि हम उनके बिहाफ पे लीगल प्रोसीडिंग्स सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कर सकते हैं। अब फिर 21 तारीख को एक और बड़ी महापंचायत है। उसके बाद में ये पंचायत वहीं खेड़कीदोला में ही है। उसके बाद में हमने प्लान किया है, अगर फिर भी हमसे, मेरे नंबर रजनीश घई के पास में है, उनको पता है कि कितना मैं क्रोधित हूं, कितना दुख हो रहा है मुझे। 3 साल से उनसे टच में था मैं। उन्होंने आज तक संपर्क साधने की कोशिश नहीं की है। वो अहीर कम्युनिटी को बहुत लाइटली ले रहे हैं कि यार क्या फर्क पड़ जाएगा, बिकॉज उनके लिंक होंगे, ऊपर हो सकता है मिनिस्ट्री डिफेंस में भी हो
आर्मी में भी हों, लेकिन अहीरों ने ठान लिया है कि अगला पड़ाव हमारा मुंबई होगा। मुंबई के अंदर जाके हम धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर 21 के बाद में भी, मैंने चिट्ठी लिखी भी कोई 4 दिन पहले उनके पास में, कि आप अगर चाहते हो कि मामला में पारदर्शिता आए तो आप खुद आओ या किसी को भेजो जो 21 तारीख को पंचायत और खिड़कीदोला में यहां आकर के जवाब दे, समझाएं, कन्विंस करें हमें कि उस मूवी में हमारे इतिहास के साथ में, हीरो के बलिदान के साथ में छेड़छाड़ नहीं की गई है, उनको छुपाने की कोशिश नहीं की गई है। यहां आके कहें वो, हम वेट करेंगे 21 तारीख की, वो क्या उनके पास जवाब। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, वो होगा मुंबई में एक बड़ा प्रोटेस्ट। मुंबई में बहुत यदुवंशी समाज के लोग हैं, हमें फोन कर रहे हैं कि आप प्लान करो, हजारों की संख्या में वहां इकट्ठे हो जाएंगे और हो सकता है फरहान अख्तर के घर को हम वहां जाके फिर घेरने की कोशिश करेंगे, महसूस कराएंगे उनको कि आपको सुनना पड़ेगा, न्याय देना पड़ेगा अहीर समुदाय को। ऐसे हम इस पिक्चर को रिलीज नहीं होने देंगे। अगर फिर भी नहीं मानता है, हिंदुस्तान के अंदर 26 करोड़ यदुवंशी समाज की संख्या हर स्टेट में है, हम इसका बॉयकॉट करेंगे। सिनेमा हॉलों में इनके पोस्टर्स नहीं लगने देंगे और इस पिक्चर को रिलीज नहीं होने देंगे अगर हमें अहीरों के इतिहास से वीरता को इन्होंने अगर छुपाने की कोशिश की। आप ये जो पूरी प्रकरण है, इसमें आप क्या मानते हैं कि एक कम्युनिटी या एक पूरे इतिहास के साथ छेड़खानी हुई है, जैसा कैसा आपको लगता है, या फिर टी.सी. राव की अपनी कोई भावना आहत हुई? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैं समाज के लिए, शहीदों के परिवारों के लिए, मेरी मार्टियर्स फाउंडेशन मेरी एक संस्था है। मैं जगह जगह रजांगला के मेमोरियल्स बनवाए, उन शहीदों की प्रतिमाएं लगवाई हैं, उनके नाम पे स्कूलों का नामांकन कराया, बहुतों का, सड़कों का नामांकन कराया, चौराहों का नामांकन कराया। मेरा कोई पर्सनल द्वेष है ही नहीं। मैं 5वीं जनरेशन उस सेना में, और भगवान ने हो सकता है मेरे को इसलिए पैदा किया हो, इसलिए मैं प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेके 2000 में आया था। मेरे को 25 साल हो गए इस मुद्दे से लड़े हुए। भावनात्मक मुद्दा है मेरा ये, और कुछ भी नहीं, मेरा पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई सोचे भगवान ने मुझे बहुत दे रखा है, मेरी इतनी बड़ी कंपनी है, 6-7 कंट्री में तो मेरा बिजनेस है, 4,500 करोड़ से ज्यादा के मेरा टर्नओवर है। कोई कहे कि मैं कोई लालच में काम कर रहा हूं, नहीं, सैनिक का बेटा हूं, सैनिक का पोता हूं, और सैनिकों के सम्मान के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं सर, और लास्ट तक लड़ता रहूंगा। मेरी किताबें आप देखोगे, आप कितनी किताबें मैं सैनिक इतिहास पे लिख चुका हूं। तो मैं सिर्फ भावना मेरी है समाज के लिए, उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपने युवा खो दिए थे, जिनकी विधवाओं ने कैसे जीवन गुजारा, अपने बच्चों को कैसे पाला है, उनको मान सम्मान मिले। और अगर उनको मान सम्मान इस पिक्चर में नहीं है तो मैं कहूंगा जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये अपमान कर रहे हैं यदुवंश समाज का, शहीदों का, सिर्फ यदुवंश शहीदों का, रजांगला के शहीदों का नहीं, पूरे शहीदों के जिन्होंने आजादी में जान दी, आजादी की बात, आजादी को कायम रखने में जिन्होंने अपने देश के लिए जान दी है, उन सबका अपमान है, सेना का अपमान है। अगर वो पारदर्शिता नहीं बरतते हैं, नहीं हमें इस पिक्चर को दिखाते हैं, इसका मतलब वो पूर्व सैनिकों के, शहीदों के परिवारों के और सेना के दुश्मन है वो। जी, ये थे मेजर टी.सी. राव, जिन हमने जाना कि आखिर 120 बहादुर टाइटल को लेकर या उस फिल्म पिक्चराइजेशन को लेकर उन्हें क्या आपत्ति है। और मेरा मानना है कि मामला शहीदों की और शहीदों के परिवारों की भावनाएं से जुड़ा है, तो शायद इस मामले में ट्रांसपेरेंसी आएगी, जिस ट्रांसपेरेंसी की बात बार बार मेजर साहब कर रहे थे, और आगे भी मेजर साहब से इस विषय पे बातचीत करते रहेंगे। मेजर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, BSN चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आज हमारा ये मुद्दा आपने इसको चुना और मेरे विचार इस पे आपने रखवाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो BSN में दोस्तों आपका फिर एक बार धन्यवाद, और फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे बहुत जल्द रूबरू होंगे। शुक्रिया।